हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन या यूरोपीय शक्तियों का आगमन। तो आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि यूरोपीय कहाँ से आए और ये कौन कौन सी कंपनियां लेकर आए थे और किन किन समुद्री मार्गों द्वारा भारत में आए थे। तो ये फुल डिटेल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक में बने रहिएगा। और दोस्तों, आपके कमेंट काफ़ी आ रहे थे कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड होने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका भी सॉल्यूशन मैंने कर दिया है। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप लिंक से डायरेक्टली जुड़कर आप किसी भी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से वीडियो को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन के बारे में। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत के समुद्री मार्गों की खोज 15वीं सदी के अंत में हो गई थी, जिसके बाद यूरोपियों का भारत में आना प्रारंभ हो गया था। तो 15वीं सदी में भारत के समुद्री मार्गों की खोज हो चुकी थी, जिससे यूरोपियों का भारत में आना शुरू हो गया था। तो यूरोपीय लोग भारत के अलावा कई स्थानों पर अपना उपनिवेश बना चुके थे। ठीक है, तो भारत के अलावा भी पहले वह अपना उपनिवेश कई देशों में बना चुके थे, परंतु इनका मुख्य आकर्षण क्या था? इनका मुख्य आकर्षण भारत की ओर था। ठीक है, क्या था इनका मुख्य आकर्षण? भारत की ओर था। तो याद रखिएगा, समुद्री मार्गों की खोज 15वीं सदी के अंत तक में हो गई थी, तो इसलिए इनका आना काफी आसान हो गया था। तो भारत की समृद्धि देखकर पश्चिमी देशों ने भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा पहले से थी। यानी भारत की जो समृद्धियां थी, भारत के पास जो भी धन दौलत थी, उसको देखकर पश्चिमी देशों में क्या था कि उनसे व्यापार करने की इच्छाएं इनकी बढ़ रही थी। तो यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग का पता लगाना इसी लालसा का कारण था। क्या लालसा का कारण था? कि भारत की समृद्धि इनको व्यापार करने की लालसा प्रदान कर रहा था। ठीक है, आपको अच्छे से अब समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय शक्ति में पुर्तगाली कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया था। तो याद रखिए, कभी भी वन लाइनर क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि भारत में किस शक्ति ने सबसे पहले आगमन किया था। तो पुर्तगाली कंपनी या यूरोपीय शक्ति में पुर्तगाली लोगों ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया। तो भारत के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 में की। यानी समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने की थी। याद रखिएगा, इसने भारत की खोज नहीं की थी, इसने भारत आने वाले रास्ते या समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, अब आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि इसने भारत की खोज की थी या नहीं की थी। तो इसने भारत की खोज नहीं की थी, इसने भारत को आने वाले रास्ते समुद्री मार्ग की खोज की थी, जो पश्चिमी भारत यानी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। यानी ये समुद्री मार्ग द्वारा कहाँ भारत में कहाँ पर पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह कहाँ पर पहुंचा था? केरल पर पहुंचा था, जहां पर इसका स्वागत कालीकट के तत्कालीन शासक जैमेरिन द्वारा किया गया था। तो इसका स्वागत किसने किया था? जैमेरिन ने किया था। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है कि कालीकट तट के बंदरगाह पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो जैमेरिन शासक ने वहां का वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अब बात कर लेते हैं व्यापार के मार्गों के बारे में। तो व्यापार के मुख्यतः 3 मार्ग थे। कौन से मार्ग थे? व्यापार के मुख्यतः 3 मार्ग थे। पहला था फारस की खाड़ी, दूसरा था लाल सागर के रास्ते, तीसरा था इराक और तुर्की भूमि के मार्ग से। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा था? कि वे फारस की खाड़ी का उपयोग करते थे। कौन सी खाड़ी का? फारस की खाड़ी का सबसे ज्यादा उपयोग करते थे। ठीक है, तो फारस की खाड़ी कौन सी है इसमें? फारस की खाड़ी यहाँ पर है। ठीक है, इस वाले हिस्से में फारस की खाड़ी थी। और लाल सागर वाला हिस्सा कौन सा था? लाल सागर वाला हिस्सा ये था। अब इसमें बता रहा है इराक और तुर्की की भूमि के रास्ते। ठीक है, तो यहाँ से जो व्यापार होता था वह कहाँ पहुंचते थे? इराक और तुर्की के बंदरगाह पर। यहाँ से ये भूमि द्वारा कहाँ पहुंचे थे? यूरोपीय देशों में पहुंच जाते थे। ठीक है, तो ये थे इनके पैदल मार्ग और समुद्री मार्ग। ठीक है, तो इनमें समुद्री मार्ग कौन सा ज्यादातर उपयोग होता था? वह फारस की खाड़ी का उपयोग होता था। तो ज्यादातर व्यापार फारस की खाड़ी समुद्री मार्ग के द्वारा होता था। तो लाल सागर
के मार्ग का उपयोग कम हुआ करता था, क्योंकि उस मार्ग में बड़ी चट्टानें होती थी और ठंड के कारण कोहरा भी अधिक पड़ता था। तो क्या था कि जो लाल सागर वाला हिस्सा है वहां पर ठंड अधिक मात्रा में पड़ती थी, जिस कारण समुद्र में काफी कोहरा हो जाता था, जिस कारण क्या था, जो समुद्र में बड़ी बड़ी चट्टानों को देख पाना काफी मुश्किल हुआ करता था। तो अधिकतर नाविक क्या करते थे, फारस की खाड़ी वाला रास्ता उपयोग में लिया करते थे। तब आपको समझ आ गया होगा व्यापार के मार्ग। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये है व्यापार करने वाले मुख्य समुद्री मार्ग। ठीक है, कौन से हैं मुख्य समुद्री मार्ग। तो आपको मैं फारस की खाड़ी इसमें अच्छे से और समझा देता हूँ। ठीक है, जो भी व्यापारी थे, नाविक थे पुर्तगाली, ठीक है, वे किन मार्गों का उपयोग करते थे, एक इस वाले मार्ग का और इस मार्ग का। ठीक है, तो ये वाला कौन सा है, लाल सागर, रेड सी। ठीक है, और ये कौन सा है, ये है फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ। ठीक है, याद रखिएगा ये दो समुद्री मार्गों का उपयोग होता था, क्योंकि सारी ट्रेड कहाँ से होती थी, इन्हीं दो मार्गों से होती थी। लेकिन सबसे अधिक उपयोग किसका किया जाता था, फारस की खाड़ी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता था, क्योंकि इसमें सीधे ही कहाँ पर पहुंचा जाता था, इसमें यूरोपीय देशों से सीधा कनेक्टिविटी इसकी थी। तो ये आपको रास्ता दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, तो इसकी कनेक्टिविटी सीधे समुद्री मार्ग से कहाँ थी, यूरोपीय देशों से थी। नहीं तो लाल सागर से होते हुए काफी लंबा रास्ता था जो इन्हें तय करना पड़ता था, जिस कारण यह फारस की खाड़ी का भी अधिक उपयोग किया करते थे। ठीक है, तब आगे चलते हैं। तो यूरोप में व्यापार में मुख्यतः इटली का अधिक प्रभाव था। तो यूरोपीय कंपनियों या देशों में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था, इटली का अधिक प्रभाव था। तो 1486 में पुर्तगाली नाविक बार्थलोम्यूडेज, कौन था, बार्थलोम्यूडेज ने अफ्रीका स्थित उत्माशा द्वीप, केप ऑफ गुड होप की खोज की। तो अफ्रीका द्वीप की किसी खोज की थी, केप ऑफ गुड होप की। ठीक है, आप इस मैप में देख सकते हैं आगे चल के कि किसकी खोज की थी, केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। तो 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा उत्माशा द्वीप से होता हुआ भारत पहुंचा था। तो कब पहुंचा था, 1498 में उत्माशा द्वीप होता हुआ भारत पहुंचा था। तो वह सीधा पहुंचा था, भारत पहुंचने का उसने सीधे मार्ग की खोज की थी, जो कि अफ्रीका से घूमता हुआ एक सीधा मार्ग था। ठीक है, कौन सा मार्ग था, सीधा मार्ग था। आपको ये इमेज में दिख रहा होगा कि किस मार्ग का उसने उपयोग किया था, यहाँ से होता हुआ ये अफ्रीका से ये सीधा कहाँ पहुंचा था, भारत पहुंचा था। ठीक है, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि उत्माशा द्वीप कहाँ था, अफ्रीका के कॉर्नर में उत्माशा द्वीप मौजूद था। अब आगे चलते हैं। तो 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा उत्माशा द्वीप से होता हुआ भारत पहुंचा, और भारत पहुंचने का ये कैसा मार्ग था, एक सीधा मार्ग था। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये कैसा मार्ग था, ये एक सीधा मार्ग था जहां पर कोई भी अड़चनें सामने नहीं आती थी। अब बात करते हैं भारत में यूरोपियों के आने का क्रम। अब भारत में यूरोपियों के आने का क्रम क्या था, तो सबसे पहले आए पुर्तगाली। ये कब आए थे भारत में, 1498 ईस्वी में ये भारत में आए। उसके बाद डच आए, यह कब आए थे, 1595 ईस्वी में डच आए। फिर आए ब्रिटिश, ये कब आए थे, 1600 ईस्वी में, जिन्हें अंग्रेज भी कहा जाता है। इसके बाद डेन आए। ठीक है, डेन या डेनिश आए, ये कब आए थे भारत में, ये 1616 ईस्वी में आए। उसके बाद लास्ट में कौन आए, फ्रांसीसी, जो कि 1667 में भारत में व्यापार के लिए आए थे। तो अब आपको इनके आने का क्रम अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी कंपनियों के बारे में, जो ये देश आए थे, अब इनकी कंपनियां कौन कौन सी थी। तो पुर्तगाली कब आए थे, ये वर्ष 1498 में आए थे, और इन्होंने कंपनी भी कब स्थापित करी थी, ये 1498 में करी थी। उसकी कंपनी का क्या नाम था, इस्तादो दी इंडिया। तो याद रखिएगा पुर्तगालियों की सबसे पहली कंपनी का क्या नाम था, इस्तादो द इंडिया। दूसरी है डच। डच ने अपनी कंपनी कब स्थापित की थी, 1605 ईस्वी में की थी, जिसमें कंपनी का क्या नाम था, विरिंगदे ओस्ते इंडिशे। ठीक है, ये इसकी कंपनी का नाम था। तीसरी है ब्रिटिश यानी अंग्रेज। इन्होंने अपनी कंपनी कब स्थापित की थी, 1608 ईस्वी में। इनकी कंपनी का क्या नाम था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, ये ब्रिटिश की कंपनी का नाम था। चौथा है डेनिश, जो कि 1616 में इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की थी, और इसकी कंपनी का क्या नाम था, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनी का नाम था।
लास्ट में है फ्रांसीसी। इन्होंने कब अपनी स्थापना की थी? 1667 ईस्वी में। और इनकी कंपनी का क्या नाम था? कंपनी द इंड ओरिएंटल। ठीक है, ये फ्रांसी की कंपनियों का नाम था। तो हमने अच्छे से सभी देशों की कंपनियों को डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात कर लेते हैं पुर्तगालियों के आगमन के बारे में। तो सर्वप्रथम 1498 में वास्को डिगामा भारत में कालीकट बंदरगाह यानी केरल के मालाबार तट पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा था? केरल के मालाबार तट पर पहुंचा। यहाँ पहले से बसे हुए अरबी व्यापारियों द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया। कैसा? यानी शांति का उन्होंने रवैया अपनाया है। लेकिन कालीकट के राजा जामेरिन ने इसका स्वागत किया था। क्या किया था? इसका स्वागत किया और मसाले तथा जड़ी बूटी ले जाने की अनुमति प्रदान करती थी। तो वहाँ के शासक, जो केरल के शासक थे जामेरिन, उन्होंने क्या किया कि इसको जड़ी बूटी और मसाले ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी। तो 1500 में यानी 1500 ईस्वी में अल्वारेज केबल के नेतृत्व में पुर्तगाली का दूसरा अभियान दल भारत गया। यानी वास्को डिगामा के बाद कौन आया? दूसरा अभियान दल अल्वारेज केबल भारत पहुंचा। ये भी मसाले आदि लेकर पुर्तगाल वापस लौट गया था। ठीक है, तो इसने किसका व्यापार अधिक किया था? मसाले का अधिक व्यापार किया था। तो 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा पुनः भारत आया। यानी वास्को डिगामा कब? 1498 के बाद कब आया? 4 साल बाद पुनः वापस आया। और इसी वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। तो याद रखिएगा, वास्को डिगामा द्वारा प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? 1502 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की गई, अर्थात भारत की प्रथम पुर्तगाली बस्ती भी बसाई। तो 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई, जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। इस संदर्भ में पहला गवर्नर अल्मीडा बना। याद रखिएगा, पहला गवर्नर कौन बना था? पुर्तगाली सरकार का अल्मीडा बना था। तो चलिए अब इन गवर्नरों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला गवर्नर कौन है? अल्मीडा। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अल्मीडा का जो समय था वह कब से कब तक था? 1505 से 1509 ईस्वी के बीच में इसका समय काल था। तो अल्मीडा ने कोचीन का दुर्गीकरण कराया तथा इसे अपने मुख्यालय भी बनाया। इसने क्या किया था? जो उसने अपनी फैक्ट्री लगाई थी वहां पर क्या किया था? उसका दुर्गीकरण यानी किलेबंदी करा दी थी, जिसमें कोई बाहर का व्यक्ति अंदर ना आ सके। और उसने क्या किया? कोचीन को अपना मुख्यालय बना लिया। तो 1508 से 1509 ईस्वी में इसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़े को पराजित कर द्वीप पर अपना अधिकार कर लिया था। तो गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त जो भी मुसलमान थे और उनका जो भी जलबेड़ा था, उनको पराजित कर अपने उस द्वीप पर क्या कर लिया था? उसने अधिकार कर लिया था। अब इसके बाद है अलबुकर्क। इसका समयकाल कब से कब तक था? इसका समयकाल 1509 से 1515 ईस्वी तक था। तो अलबुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा अलबुकर्क था। तो इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया और किलेबंदी करवाई। तो यानी इसने किसको जीता था? ये मध्य भारत यानी जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है वहां से बीजापुर से गोवा जीत लिया और उसकी क्या कर दी? किलेबंदी करवा दी थी। तो ये था अलबुकर्क। अब बात करते हैं वास्को डिगामा। इसका समय काल क्या था? 1524 से 1529 ईस्वी। तो वास्को डिगामा 1524 से 1529 तक रहा, यहाँ का गवर्नर रहा। ठीक है, 1529 ईस्वी में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा, वास्को डिगामा की मृत्यु कब हुई थी? 1529 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो गोवा में ही वास्को डिगामा की कब्र बनाई गई है। याद रखिएगा, वास्को डिगामा की कब्र कहाँ पर है? गोवा में मौजूद है। तो सेंट जेवियर ईसाई संत की भी कब्र कहाँ पर मौजूद है? गोवा में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले गवर्नर की। तो नुनो दा कुन्हा, इसका समय काल क्या था? 1529 से 1538 इसका समय काल था। तो यह अलबुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी माना जाता है। किसका? अलबुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी माना जाता है। इसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसने कोचीन से राजधानी बदलकर किसको बना दिया? गोवा को अपनी राजधानी बना दिया था। तो कुन्हा के मद्रास के निकट सैन थोमा तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके
भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया। यानी इन्होंने पश्चिमी तट से कहाँ तक अपना विस्तार कर लिया था? पूर्वी तट तक इन्होंने अपना विस्तार कर लिया था। और यह विस्तार किसने किया था? कुना यानी नुनो दा कुना ने इसका विस्तार कर दिया था। तो ये थे पुर्तगाली के गवर्नर। अब बात कर लेते हैं डचों का भारत में आगमन। तो अभी जो हमने पढ़ा वह था पुर्तगाली, अब बात करेंगे हम डचों के आगमन के बारे में। तो कॉर्नेलिस डी हार्टमैन 1596 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत में पहुंचने वाला पहला डच नागरिक था। तो पहला डच नागरिक कौन था? कॉर्नेलिस डी हार्टमैन पहला डच नागरिक था जो कि भारत पहुंचा। और ये किस रास्ते से भारत पहुंचा था? केप ऑफ गुड होप के द्वारा ये भारत पहुंचा था। तो 1602 ईस्वी में पहली डच कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी कंपनी? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई और इंडोनेशिया में इसकी पहली स्थायी व्यापारिक पोस्ट थी। तो इस कंपनी की पहली स्थायी पोस्ट कहाँ पर थी? इसकी पहली स्थायी पोस्ट इंडोनेशिया में थी, जो कि भारत से पूर्वी देशों में पड़ता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर थी? इंडोनेशिया में इसकी व्यापारिक पोस्ट पहली थी। अब बात कर लेते हैं डच के कारखाना के बारे में। तो डच ने मुसलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो कहाँ किया था? मुसलीपट्टनम में पहला कारखाना स्थापित किया था। उन्होंने 1605 ईस्वी में पहला कारखाना स्थापित किया। मुसलीपट्टनम आधुनिक आंध्र प्रदेश में मौजूद है। तो यानी कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में मौजूद है। तो 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और इसे अपना मुख्यालय भी बनाया। तो इसने पूर्वी तट पर किसे बनाई अपनी फैक्ट्री? पुलिकट पर अपनी फैक्ट्री बनाई और इसे अपना मुख्यालय भी डचों ने बनाया। और ये लोग, यहाँ के जो लोग थे, तो वह स्वर्ण पोगोडा ढालते थे, यानी सोने की मुद्राओं का निर्माण करते थे। तो याद रखिएगा, जो सोने की मुद्राएं जो डच लोग उसे क्या करते थे? स्वर्ण पैगोडा कहा करते थे। तो 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल स्थित चिंसुरा, ठीक है, तो किसमें? बंगाल स्थित चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। तो पुलिकट के बाद उन्होंने कहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो बंगाल में स्थित चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र भी बना। तो डच लोग भारत में सूती वस्त्र, नील, शोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल आदि का अधिक व्यापार करते थे। तो याद रखिएगा, एग्जाम में ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो पूछ लेता है कि डचों का सबसे ज्यादा व्यापार किस में था। तो कई ऑप्शन या कई इसमें से रखे जा सकते हैं, तो आपको सभी को याद रखना है। सूती वस्त्र, नील, शोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का डच लोग अधिक व्यापार किया करते थे। तो डच लोग भारत से मसाले का निर्यात नहीं करते थे, यानी वह मसाले का व्यापार नहीं किया करते थे। तो याद रखिएगा, तो कौन से व्यापारी थे जो मसाले का व्यापार नहीं किया करते थे? तो डच लोग भारत से मसाले का व्यापार नहीं किया करते थे। अब बात कर लेते हैं अंग्रेजी कंपनियों का आगमन, जिसे ब्रिटिश भी कहा जाता है। तो एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल ब्रिटिश ईस्ट काल में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो एलिजाबेथ प्रथम थी, उसके शासनकाल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस काल में व्यापारिक उन्नति के लिए भी अनेक प्रयास किए गए थे। तो व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए एलिजाबेथ ने क्या किया था? कई सारे प्रयास किए थे। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई, जिसका नाम रखा गया था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी में अनेक शेयर होल्डर थे, ठीक है, जो इस कंपनी का नाम रखा गया था। तो इस कंपनी में क्या थे? अनेक शेयर होल्डर रखे गए थे। तो कंपनी की पहली यात्रा 1601 ईस्वी में जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए, ठीक है, कब हुई थी? इसकी पहली यात्रा 1601 ईस्वी में हुई थी, जब कंपनी के जहाज कहाँ गए थे? इंडोनेशिया गए थे। तो सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला संगठन हेक्टर नामक जल जहाज से भारत में सूरत पहुंचा था। तो आप याद रखिएगा, जो अंग्रेजी कंपनी थी वह किस जहाज के द्वारा भारत आई थी? हेक्टर नामक जहाज के द्वारा भारत पहुंची थी। तो भारत में कहाँ पहुंची थी? भारत में सूरत में पहुंची थी। यहाँ पर अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री
की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई थी? वह सूरत में लगाई गई थी। तो कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर के दरबार पहुंचे और जहांगीर ने इसे 400 का मनसब तथा खान इंग्लिश की उपाधि दी। तो इसने जहांगीर ने इसको क्या दिए थे? 400 मनसब और खान इंग्लिश खान की उपाधि कैप्टन हॉकिंस को दी थी। याद रखिएगा, खान इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को दी थी। तो 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम में पहली दूसरी जो अपनी दूसरी फैक्ट्री है वह स्थापित की थी। तो पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी इन्होंने? इन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी और दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाई? मछलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। तो 1613 ईस्वी में सूरत की पहली फैक्ट्री को भी स्थायित्व मिल गया था। तो ये कैसी फैक्ट्री थी सूरत वाली? ये अस्थायी फैक्ट्री थी। तो 1613 ईस्वी में उसको स्थायित्व प्राप्त हो गया था। तो 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। यहाँ 3 वर्षों तक यानी 1618 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा। तो 1500 ईस्वी यानी 1615 ईस्वी से लेके 1618 ईस्वी तक ये सर टॉमस रो कहाँ रहा था? जहांगीर के दरबार में रहा। इसने व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों के छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त किए थे। तो किससे प्राप्त किए थे? जहांगीर से 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त किए थे। तो 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पौंड वार्षिक दर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों को व्यापार करने के लिए अपना अधिकार कर लिया था। तो इसने क्या किया था कि जो 500 पौंड थे तो गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला शाह को वार्षिक कर देने लगा था और उसके बदले में क्या करता था? जो गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह थे उनको अपने अधिकार में ले लिया था। इसका मुख्य कारण क्या था कि जो भी सारा व्यापार होता था वह किसके द्वारा होता था? बंदरगाहों के द्वारा होता था। तो उसने अपना अधिकार करने के लिए यानी अधिक कर ना देना पड़े तो उसने क्या नीति अपनाई? 500 पौंड वार्षिक कर या टैक्स के रूप में वह अब्दुल्ला शाह को दिया करता था, जिस कारण उसका सभी बंदरगाहों पर अधिकार हो गया था। तो लाभकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान के नाम से भी जाना जाने लगा था। तो इसे याद रखिएगा, इस फरमान को किस नाम से जाना जाने लगा? सुनहरे फरमान के नाम से भी लोग जानने लगे थे। तो 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया था। तो अंग्रेजों ने क्या किया था? इसको पट्टे के रूप में से प्राप्त किया था यानी वार्षिक दरों पर इसको प्राप्त किया था। तो अंग्रेज क्या करते थे? वार्षिक यानी 1 वर्ष होने के बाद वह हिंदुस्तानी शासकों को क्या करते थे? वह कुछ पैसा दिया करते थे जिसके बदले वह उस क्षेत्र पर अपना पूरा अधिकार रखा करते थे। यहाँ पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया था। तो सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर है? तो यह मद्रास में मौजूद है। तो 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स टू यानी चार्ल्स दो का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हुआ था? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों से दहेज के रूप में बम्बई मिला था यानी चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों द्वारा दहेज में क्या मिला था? बम्बई मिला था। तो ये कौन थे? तो ये अंग्रेज थे। तो इन्होंने दहेज के रूप में किसे ले लिया था? पुर्तगालियों से। तो ये इन्होंने बम्बई को प्राप्त कर लिया था। तो 1669 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पौंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया था। तो चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया था? बम्बई को 10 पौंड वार्षिक किराए की दर पर कंपनी को दे दिया और फिर कंपनी ने औरंगियार को अपना अधिकार नियुक्त कर दिया। किसे अपना अधिकारी नियुक्त कर दिया था? औरंगियार को अपना अधिकारी नियुक्त कर दिया और बम्बई के गांवों का शहरीकरण करवाया। तो याद रखिएगा, जो बम्बई के शहरीकरण होने का मुख्य कारण कौन था? औरंगियार था, जिसने बम्बई शहर का यानी बम्बई गांव का शहरीकरण करवाया। तो 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। तो ये गांव कौन कौन से थे? गोविंदपुर, सुल्तानती और कोलकाता। तो अंग्रेजों ने क्या किया था? 1200 रुपये में ये तीनों गांव खरीद लिए थे,
जिससे उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और यहाँ पर कई फैक्ट्रियां लगाई। तो याद रखिएगा, जो कोलकाता शहर का जो कोलकाता गांव है, उस समय जो क्या था, ये गांव था। आज के टाइम में क्या है, एक शहर है। तो जो इसका शहरीकरण का श्रेय किसको जाता है, इन्हीं अंग्रेजों को जाता है। तो याद रखिएगा, तो कोलकाता शहर की जो शहरीकरण की शुरुआत कब से हुई थी, 1698 ईस्वी में हुई थी। तो यही तीनों गांव विकसित होकर कलकत्ता नगर बसा दिया। क्या कर दिया, कलकत्ता नगर का निर्माण कर दिया। तो कलकत्ता नगर को बसाने का श्रेय जॉब चारनाक को जाता है। किसको जाता है, जॉब चारनाक को जाता है। तो आगे चलते हैं। तो 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ और यह पूर्वी भारत के सभी बस्तियों का केंद्र बना। तो 1700 ईस्वी में किसका निर्माण किया, फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया गया और यह पूर्वी भारत का केंद्र बना, यानी पूर्वी भारत की बस्तियों का केंद्र बन गया। तो फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर था। तो याद रखिएगा, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, सर चार्ल्स आयर था। तो 1715 ईस्वी में कंपनी का एक प्रतिनिधित्व मंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुखशियार के दरबार में पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल ने हैमिल्टन नामक एक चिकित्सा भी आया था। तो कौन आया था, हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी आया था। तो ये क्यों आया था, जो फर्रुखशियर था, तो ये काफी बीमार चल रहा था। तो इसका इलाज किसने किया था, हैमिल्टन ने किया था, जिसने इसको काफी स्वस्थ कर दिया था। ठीक है। तो डेनिश कंपनी के आगमन के बारे में बात करते हैं। ये थी हमारी अंग्रेजी कंपनी। तो डेनिश, जिसे डेनमार्क के निवासी भी कहते हैं, तो डेनिश जो कि डेनमार्क के निवासी थे, जो 1616 ईस्वी में भारत आए और बंगाल स्थित सेरामपुर में अपनी पहली बस्ती स्थापित की थी। तो इन्होंने अपनी पहली बस्ती कहाँ पर स्थापित की थी, सेरामपुर में अपनी पहली बस्ती स्थापित की। यह भारत में इनका मुख्य केंद्र था। तो याद रखिएगा, भारत में इनका मुख्य केंद्र था। तो डेनिश या डच, इनका ज्यादा पूछा नहीं जाता है, तो ये काफी कम समय तक भी भारत में मौजूद थे, इसलिए इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। अब बात कर लेते हैं फ्रांसीसी कंपनी के आगमन के बारे में। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई एक्स 14 के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, लुई एक्स 14 के शासनकाल में हुई थी। तो इसके मंत्री कॉलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में हुई। तो किसके प्रयासों से हुई थी, कॉलबर्ट के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी। सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत में सूरत पहुंचा था। तो कहां पर पहुंचा था, फ्रांसीसियों का पहला दल सूरत में पहुंचा था, जो कि कहां पर मौजूद है, गुजरात के बंदरगाह पर मौजूद है। और यहीं पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी, सूरत में की थी। तो फ्रांसीसियों की पहली कंपनी कहाँ पर लगी थी, सूरत में लगाई गई थी। तो 1673 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से एक जमीन प्राप्त की। इसी जमीन पर चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास हुआ था। तो बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से क्या की थी, इन्होंने जमीन प्राप्त की और उस पर क्या किया, चंद्रनगर की स्थापना की और यही फ्रांसीसी की प्रमुख बस्ती के नाम से प्रसिद्ध हुई। जिसका विकास कब हुआ था, 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना प्रमुख बनाया था। ठीक है, इसका विकास कब हुआ, 1701 में। और फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय भी बनाया। और यहाँ का पहला गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन था। यहाँ का पहला गवर्नर कौन था, फ्रांसिस मार्टिन था। तो याद रखिएगा, फ्रांसीसी का पहला गवर्नर कौन था, फ्रांसिस मार्टिन था। तो 1735 ईस्वी में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पांडिचेरी आया। तो यानी दूसरा गवर्नर कौन था, ड्यूमा, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पांडिचेरी आया। इसके समय में फ्रांसीसी व्यापार का अधिकता विकास हुआ था। जो फ्रांसीसियों का व्यापार था, इसी के समय में वह काफी अत्यधिक बढ़ गया था। तो आज की वीडियो यहीं तक। तो हमने सभी पुर्तगाली कंपनियों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी कंपनियों को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद है आपको काफ़ी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको वीडियो के PDF है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।